आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने ये सोचा है कि मैं अपने चैनल पे कुछ क्वेश्चंस भी बीच में कराती रहूँगी ताकि जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू हो सके। साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स भी कराती रहूँगी कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक्स भी पढ़ते रहें, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स भी मैं कराऊँगी ताकि आपका बीच बीच में ये भी तैयार होता रहे। तो ये मैंने सोच के चला है इस पर। तो आज हम इसी के उस पर हम आज MCQ को डिस्कस करेंगे, ताकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं कराती ही हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये रिवीजन के लिए है जो भी ये क्वेश्चंस मैं कराऊँगी, ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे अलग अलग। और ये मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कुछ लेके आऊँगी, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ताकि हर एक यूनिट से हम क्वेश्चंस को टच करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने किया है वो भी देख लेंगे। अब मैंने ऑलरेडी आंसर भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर जो बच्चों को आता है वो आप पॉज करके पढ़ के आप आंसर को मत देखिएगा, और आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के आप उसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। बाद में उस आंसर को मतलब आंसर को आप देख सकते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन करा दे रही हूँ। कुछ ही क्वेश्चंस हम करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो वो इनकम होती है जो हम अपने हमारी जो कंट्री की टेरिटरी है उसके अंदर ही हम वो इनकम को जनरेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इसका मतलब कि हम अपने ही कंट्री में कुछ ऑपरेट कर रहे हैं और उस पर हमें सरप्लस प्रोवाइड हो रहा है, तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। दूसरा, अगर हमें हमारे एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। और अगर हमें कोई फिक्स्ड इनकम मिल रहा है वो भी हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर कोई अब्रॉड से हमें कोई इनकम आ रही है तो वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू इनकम। तो हमारे जो कंट्री की इनकम है, हमारी टेरिटरी के अंदर कोई बाहर से कोई इनकम नहीं आए, उसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन हुज। ग्रोइंग कंट्री हम किसे कहते हैं? तो ग्रोइंग कंट्री हम उसे कहेंगे जब हमारा GNP राइज करेगा कांस्टेंट प्राइस पे। तो हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारा राइज करना चाहिए, ना कि करेंट और कांस्टेंट का कांस्टेंट प्राइस में। तो यानी कि ये राइज होना चाहिए एट अ कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे बोला है करेंट प्राइस, तो करेंट प्राइस गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है GNP इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्राइस, तो GNP कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, GNP राइज होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोइंग है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। अब हमारा फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर होगा मार्केट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि जितना भी हमारा मार्केट प्राइस है उसमें हमारा फैक्टर प्राइस अगर बड़ा है तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कम है और सब्सिडी ज़्यादा है। मार्केट प्राइस से ज़्यादा फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर का कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारी सब्सिडी ज़्यादा दे रही है सरकार और इनडायरेक्ट टैक्सेस उससे कम है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है कि हमारा फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वीट विदाउट इनकरिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट ऑल सेल्स ऑफ ₹1000 of the miller and who grinds wheat into a flour and sell is 1200 to baker and baker sell bread to consumer to 1600। तो टोटल हमें बताना है पैसे को। तो अगर हम देखें तो पहला तो एक फार्मर है जो वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वीट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें टोटल V एडेड टू रुपीज़। तो अगर हम बात करें तो टोटल रुपए फाइनली कितने में बेचा गया, तो वो 1600 ही रुपए थे ना जिसको फाइनल बेचा गया है, तो 1600 रुपए ही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये बाद में तो ये ऐड होता गया, 200 रुपए यहाँ ऐड हुआ, 400 रुपए यहाँ ऐड हुआ, तो 1600 ही रुपए हैं जो कि फाइनली वो बेच रहा है, ऐड किया गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या हम नहीं जोड़ते हैं? नेशनल इनकम में हम वो सारी चीज़ें जोड़ते हैं जैसे कि इसमें
जो भी हम जिससे ही भी हम पैसे जनरेट कर रहे हैं, अब सब्सिडाइज लंच है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम का ही पार्ट है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है तो वो भी हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है तो वो भी हम नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन ये किसी भी तरह से नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें जनरेट नहीं हो रही है, इसमें इवन गवर्नमेंट को देना ही पड़ रहा है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही जो हमारी घर पे हमारी मम्मी लोग काम करती हैं वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं नेशनल इनकम के पार्ट नहीं के। अब विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के कंपनसेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले डीए की बात करते हैं। तो डीए अलाउंस ही यूज़ की जाती है एम्प्लॉय के कंपनसेशन को, और ये क्यों यूज़ की जाती है, ये ताकि इन्फ्लेशन जो भी मार्केट में बढ़ रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। अगर हम बात करें और ऑप्शंस की, तो टूल्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू यूज ड्यूरिंग वर्क, तो वर्क के ड्यूरिंग कोई भी किसी को टूल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हम कंपनसेशन नहीं कहलाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इंजर्ड को पेमेंट दे रही तो ये भी हमारा कंपनसेट नहीं है, जबकि डियरेंस अलाउंस कंपनसेट करता है, जिसमें वो इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए डियरेंस अलाउंस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो जो भी सेविंग होगा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो उसका खुद का सेविंग होगा। जो भी रिजर्व हो एंड सरप्लस होगा वो भी उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अलग अलग प्रॉफिट में, और जो भी हम रिटेन्ड अर्निंग करेंगे उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये सभी को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे अगर आप किसी शेयर में आपने कुछ शेयर खरीदा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका वो तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना अलग अलग अपने शेयर होल्डर के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिसको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, फाइनली वो उसी का है। तो ये सारे हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम ऑफ। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें गलत करा देते हैं। तो कमोडिटी सर्विस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड तो अलग हो गया, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंडिचर पे लगेगा, ये हमारे इनकम पे लगेगा। लेकिन कमोडिटी की बात हम वैल्यू एडेड पे करते हैं कि अलग अलग कमोडिटी पे जो वैल्यू ऐड की जाती है उसी को हम कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।